गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ 22nd नेशनल वेबिनार में। दिस वेबिनार इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑफ दिशा स्कीम। आज के वेबिनार का टॉपिक है एक्सेस टू जस्टिस, अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड अ डेमोक्रेटिक इम्पेरेटिव। Access to justice is not just a constitutional mandate for privilege for few. It is for everyone. Now I invite Shri Neeraj Kumar Gyagi sir, Joint Secretary, Department of Justice, for his opening remarks. Sir, please. Respected Member Secretary sir, Sri Bharat Parasar ji, Professor Rao, Professor Punj, इस वेबिनार के माध्यम से जुड़ने वाले हर वो कार्यकर्ता नागरिक जो हमारे साथ इस प्रयास में जुड़े हैं, मैं इस मुद्दे के ऊपर में और इस विषय के ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बिकॉज उस पे करने के लिए हमारे पैनलिस्ट काफ़ी काबिल हैं और वो लोग अपनी बात कहेंगे। लेकिन मैं एक कंटेक्स्ट ज़रूर बताना चाहूँगा कि आखिर क्या ज़रूरत है इस चीज़ को इस तरीके से डिस्कस करने की, ज़रूरत क्या है इसकी। तो जैसा कि इसके जो विषय जो हमने चुना है उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात की है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है एक्सेस टू जस्टिस का एक सीधा संबंध जो है वो आर्टिकल 39A से हुआ है, जबकि आप संविधान की प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें एश्योरेंस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई। आर्टिकल 14, 21 और 32 भी उस ओर इशारा करते हैं, लेकिन बाद में ये रियलाइज हुआ कि नहीं, इसको एक वर्किंग बनाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रावधान करने की जरूरत है और आर्टिकल 39A का गठन हुआ। आर्टिकल 39A जो है वो बिल्कुल मैंडेट करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इज मैंडेटेड टू गिव फ्री लीगल एड टू पीपल, टू इट्स सिटीजन थ्रू मीन्स ऑफ एक्ट, थ्रू स्कीम और थ्रू एनी अदर मीन्स। और आर्टिकल 39A के बाद लीगल सर्विसेज एक्ट हुआ, जिसके तहत नालसा का गठन हुआ और नालसा अपने बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तालुक लेवल तक अपनी पहुंच बनाई। न्याय तक पहुंच जो विषय है वो इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, इसलिए कि हमारी जो जनसंख्या है वो विश्व में बहुत बड़ी है। और सिर्फ जनसंख्या बड़ी नहीं है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो वेरिएशन है लोगों का जनसंख्या में और उनके खान पान, रहन सहन और तौर तरीके में, वो एक अभूतपूर्व डिफरेंसेज है, एक पूरा एक मोज़ैक है। और इस सब को एक सूत्र में पिरोता है हमारा संविधान। और भारत सरकार ने कई बार और कई तरीके से कोशिश करके एक भारत के नागरिक के लिए स्पेसिफिक स्कीम बनाई है। अब जैसे हर घर जल की योजना है, या रोजगार की योजना है, या गैस सिलेंडर की योजना है, चाहे बिजली का हो, चाहे वो मकान का हो। हमारा जनसंख्या इतना बड़ा है कि सब तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना भी अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसमें एक कंटिन्यूअस काम हो रहा है। इस अवस्था में इस चीज को सुनिश्चित करना कि क्या उन सारे नागरिकों तक न्याय तक जो पहुंच की अवधारणा है उसको कैसे करके पहुंचाया जाए, पर मैं अपनी छोटी सी बात रखूंगा। न्याय तक पहुंच जो है वो दो तरीके से है, एक प्री लिटिगेशन स्टेज पे है और दूसरा एक जब आप लिटिगेंट बन जाते हैं तब है। लिटिगेंट बन जाने के बाद एक मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एक पूरा एक लेवल बना हुआ है और एक पूरी कोर्ट से सिस्टम है जो कि नीचे से लेकर के ऊपर तक। और जब आप केसेज की संख्या देखेंगे तो आज की तारीख में करीब करीब 5 करोड़ ऐसे केसेज हैं जिसका निपटारा नहीं हो पाया है हर जगह पे। और ये तब है जबकि हर जगह पे कोर्ट है। जब आप देखेंगे उसको कई तरीके से लोग व्यक्त करते हैं कि भाई पॉपुलेशन और जज का रेशियो क्या है। जब लीगल एड की बात करते हैं तो अभी इंटरेस्टिंगली ये कहा गया कि भाई जो पर कैपिटा एलोकेशन है लीगल एड का, जो बजट का, वो पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है, 1 रुपये से भी कम है पर हिसाब से।
तो ये फिगर जो है ये कहने और सुनने में अच्छा जरूर लगता है, लेकिन हमको एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि जो जनसंख्या और जो एक कल्चर मिलियो जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें इस चीज के लिए आवंटन है, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत सारे देश में और राज्यों में ऐसा सिस्टम है भी नहीं। दूसरा ये है कि जो प्री लिटिगेशन स्टेज पे है, जब एक बार आप लिटिगेंट बन जाते हैं तब तो फिर आपने चुनाव कर लिया, लेकिन एक जनमानस के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसमें जब तक वो लिटिगेंट बनता है उसके पहले किसी एक पर्टिकुलर केस करने के पीछे उसको अगर किसी तरीके से ये बताया जाए कि अगर आप एक प्रॉपर केस में जाते हैं तो उसमें क्या कॉस्ट है और उसमें क्या बेनिफिट है, केस दायर होने के पहले, जो प्री लिटिगेशन से जो मेरा तात्पर्य है। शायद ऐसा हो कि वो उस केस में जाए ही ना, और बहुत सारे विकसित देश में ऐसा प्रावधान है मीडिएशन के माध्यम से, प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से। कोशिश पहले यही की जाती है कि किसी तरीके से केस का निपटारा कोर्ट के बाहर हो जाए, ताकि जो जो कोर्ट की व्यवस्था है उसके ऊपर में प्रेशर ना हो। उस चीज को करने के लिए नालसा भी कार्यरत है, और मेरी समझ से उसमें जो सबसे प्रमुख है वो ये है कि हम लोग को किसी तरीके से सिटीजन को लीगली अवेयर करना पड़ेगा, ताकि उनको ये अच्छे बुरे का, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है हमारा और उसके क्या प्रावधान है हमको और आपको ठीक से पता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट तक को व्याख्या करना पड़ता है। तो एक साधारण जनमानस के लिए उसमें क्या है एक पहुंचाना और उसको ये समझाना कि ये अधिकार है तुम्हारे पास, ये भी आज की तारीख में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा इंटरवेंशन हम लोग कर सकते हैं, जो हमने किया भी है अपने स्कीम के माध्यम से, वो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपको एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाहूँ। मोबाइल का युग जो है एक क्रांति लेकर के आया है, और मोबाइल का क्या इम्पोर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ कि किसी क्षेत्र में अगर अशांति होती है या कहीं कर्फ्यू लगता है तो प्रशासन सबसे पहले ये करता है कि वहाँ का जो इंटरनेट सर्विसेज है उसको वो सस्पेंड कर देता है, वहाँ न फैले। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी चीजों के लिए भी जो सिटीजन हैं वो एक इंटरनेट से कनेक्टेड तो हैं आपस में, अब उसका किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये अलग बात है। इस मीडियम को कैसे अधिक से अधिक हम लोग जागरूकता फैलाने के लिए और प्री लिटिगेशन सर्विस को देने के लिए कर सकते हैं, ये हम लोग को सोचना होगा आने वाला समय। और उसमें उत्तरोत्तर डे बाय डे टेक्नोलॉजी बदल रही है एआई के माध्यम से। अभी जो पिछले वेबिनार का जो हमारा विषय था वो डिजिटल अरेस्ट का विषय था, वो एक कदम आगे जाकर के 36 दिन एक परिवार डिजिटल अरेस्ट हो सकता है आज की तारीख में, और वो भी जो कि एक रिटायर्ड सरकारी अफसर है। तो जब इस टाइप की विडंबना है तो आप सोच सकते हैं कि एक जो साधारण जनमानस है कि उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है उसको इस चीज तक पहुंचाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस विषय के ऊपर में चर्चा हो, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच मेंबर सेक्रेटरी नालसा उपस्थित हैं और दो बहुत महत्वपूर्ण एकेडमिशियन हैं जो हमारे बीच में हैं, और मैं खुद बहुत लालायित हूँ उनको सुनने के लिए। मैंने सिर्फ कंटेक्स्ट सेट करने की कोशिश की है, विषय के ऊपर में आप खुद जानकार हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि उनको ध्यानपूर्वक सुने और उनकी कही हुई बातों को संज्ञान में लेकर करके जो हमारा एक प्रयास है उससे अगर किसी एक नागरिक को भी सहायता मिलती है तो हम समझेंगे कि हम अपने प्रयास में सफल हुए। थैंक यू। Thank you so much for that energetic opening. Now, I would like to request our first speaker, Dr. Amita Punj ma'am. She is she's director in National Law College, University Delhi. The center has been specifically working on the rights of the marginalized through empirical research, policy interventions, training, and creation of resource material over diverse kinds. She will be sharing her perspective on access to justice, highlighting its importance. Over to you, ma'am. थैंक यू महिमा। मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ पर आकर, क्योंकि हम
द सेंटर फॉर लॉ जस्टिस एंड डेवलपमेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो स्थित है, वो पिछले 3-4 साल से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से जुड़ा हुआ है और लीगल लिटरेसी का काम कर रहे हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ। तो इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं इन पर्सन यहाँ पर हूँ। पहले भी मैंने वेबिनार में पार्टिसिपेट किया है, परंतु वो ऑनलाइन था, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करना। मेरा प्रेजेंटेशन का फोकस रहेगा, जो टाइटल है एक्सेस टू जस्टिस, उसमें जस्टिस पे मैं फोकस करना चाहूँगी। एंड कैन वी हैव द पीपीटी प्लीज? तो जब हम न्याय को समझते हैं, न्याय तक की पहुंच को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम वो ये है कि न्याय है क्या, किस तरह से हम परिभाषित करेंगे न्याय को। क्या ये किसी कानून में दिया गया है, उसकी परिभाषा दी गई है? नहीं दी गई है। परंतु न्याय तो एक आधारशिला है हमारी सभ्यता की, हमारी पहचान की, हमारे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी आधारशिला न्याय है। और उसको ना केवल कानून बल्कि हर तरह से उसको एक सेंट्रल मेजर पिलर, मेजर आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इसीलिए हम एक्सेस टू जस्टिस की बात करते हैं, इसीलिए टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड डेमोक्रेटिक इम्पेरेटिव। सो उसमें हम न्याय को कैसे समझें? क्या न्याय कानून है? हाँ, काफ़ी हद तक न्याय और कानून मिश्रित हैं, परंतु क्या केवल न्याय कानून ही है? तो आंसर उसका नहीं होगा। तो फिर न्याय क्या है, हम उसको परिभाषित कैसे करें? मुझे लगता है कि अगर कोई परिभाषा की कल्पना करना चाहे न्याय की, जो कि नहीं दी गई है एक्सप्लिसिट रूप में लॉ में, तो हम उन मूलभूत जो हमारे उद्देश्य हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं जिस पे हमारा संविधान बेस्ड है, उन मूलभूत सिद्धांतों को हम मानकर उनका मिश्रण को हम न्याय के रूप में देखेंगे। तो वो मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? वो जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने, नीरज कुमार जी ने कहा कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, वो सारे सिद्धांतों को एक जगह पर एकत्रित रूप में प्रेजेंट करती है। तो उन सिद्धांतों के मिश्रण को हम न्याय के रूप में देख सकते हैं। वो हमारी कल्पना है न्याय की, जो कि हमने अपनी संविधान में डाली है। तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें व्यक्तिगत गरिमा है, उसमें स्वतंत्रता है, उसमें समानता है, उसमें बंधुत्व है जिसे हम फ्रेटर्निटी कहते हैं, उसमें अनेकता में एकता का प्रावधान है, उसमें लोकतंत्र और गणतंत्र का जो हमारा बेस है हमारे राष्ट्र का, वो भी है, धर्म निरपेक्षता है। सो ये सब सिद्धांत हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं और उन्हीं को हम न्याय के एक परिभाषा के रूप में देखते हैं। और हमारा संविधान भी न्याय को कानून से ऊपर रखता है। हमारे जो संविधान का 142वां जो आर्टिकल है, वो कहता है, सुप्रीम कोर्ट को मैंडेट करता है कि आपको पूर्ण न्याय करना है किसी भी केस में। सो जब हमारे पूर्ण न्याय हम जब की बात करते हैं और कोर्ट को भी मैंडेट करते हैं कि आपको पूर्ण न्याय करना है, तो वो न्याय की कल्पना है इन सिद्धांतों से मिश्रित हुई। तो अब हम जब न्याय तक पहुंच की बात करते हैं, तो न्याय की अगर ये परिभाषा के साथ हम चलते हैं, तो हम कैसे न्याय तक पहुंचें? और उसमें कानून एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है न्याय तक पहुंचने के लिए। चाहे वो कानून एक सब्सटैंटिव लॉ हो, चाहे वो कानून एक प्रोसीजरल लॉ हो, चाहे वो कानून संविधान के रूप में हो, या वो भारतीय न्याय संहिता के रूप में हो, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट SC/ST के रूप में हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के रूप में हो, या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के अधिकारों के रूप में हो। तो वो कानून एक जरिया बन जाता है न्याय तक पहुंचने का। और इन्हीं कानूनों के अंतर्गत प्रक्रियाएं बताई गई हैं। सो जब हम न्याय की पहुंच की बात करते हैं, तो ना केवल हम कानून की बात करेंगे कि क्या अधिकार जो हैं हमारे वो संरक्षित हैं कानून के तहत, क्या ऐसा कानून है या नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस कानून का वास्तविक रूप में कैसे
निवारण हो रहा है, और उस निवारण के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं, क्या क्या सिस्टम्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं, क्या प्रक्रिया है, कौन से इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए हैं जिसके तहत हम जिनका दरवाज़ा खटकाकर हम न्याय की ओर बढ़ सकते हैं। सो एक हो गया कि हमारे पास कानून है न्याय तक पहुंचने के लिए, वो कानून एक इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, प्रक्रियाएं क्या हैं उन कानूनों के अंतर्गत, उन इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं उन कानूनों के अंतर्गत। और जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जो प्रक्रियाएं हैं वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के रूप में हैं, और पराशर जी बात करेंगे विस्तृत रूप से इसके बारे में, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बात करूंगी, परंतु मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ आपका इस ओर कि प्रक्रियाएं भी हमने इन प्लेस डाली हैं न्याय तक पहुंचने के लिए। सो केवल हमने ये नहीं कहा, कानून बना दिया कि सबके पास ये अधिकार है, और उसके बाद उन अधिकारों को वास्तविक रूप में हम कैसे देख पाएंगे और लोग उनको एक्सपीरियंस और इंजॉय कर पाएंगे, उसके लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमने सपोर्ट स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए। सपोर्ट स्ट्रक्चर्स क्यों क्रिएट किए? क्योंकि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो हर क्षेत्र में न्याय की बात करती है, राजनैतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। और हमें पता है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय की जहाँ तक बात है तो क्योंकि विविधताएं बहुत हैं, क्योंकि बड़े वर्गीकरण बहुत है वास्तविक रूप में, इस वर्गीकरण के कारण ये वर्गीकरण बैरियर्स क्रिएट ना करे किसी के भी न्याय तक पहुंच के लिए, इसलिए हमने सपोर्ट स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर दिए थ्रू लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ जो कि सपोर्ट करते हैं न्याय तक की पहुंच को। उसके बाद एक तो न्याय प्रणाली है फॉर्मल, जो कि कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। उसके साथ साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी राष्ट्रीय आयोगों पर। वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं न्याय की पहुंच को संरक्षित करने के लिए, ऑपरेशनलाइज करने के लिए इंडिया में। तो वहाँ पर जब हम देखें, और प्रोफेसर सुब्बा राव उस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे क्योंकि उनका एरिया, उनका टॉपिक मार्जिनलाइज्ड जो हाशिए पर लोग हैं उनके लिए न्याय तक की पहुँच कैसे स्थापित की जाए उस पे है। तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ ये कह के छोड़ दूंगी कि प्रणाली के रूप में हमारे पास आयोग भी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो या महिलाओं का आयोग या महिला आयोग हो या फिर बैकवर्ड क्लासेस आयोग हो, वो है। चौथी चीज़ जो हमारी न्याय तक के पहुंच की को सुरक्षित करती है वो है स्कीम्स। सो एक तरफ कानून हो गया, दूसरी तरफ स्कीम्स हो गई जो कि एग्जीक्यूटिव बनाता है, जिसके अंतर्गत और सपोर्ट दी जाती है कि कोई भी न्याय से वंचित ना रह जाए हमारे देश में। तो उसमें मैं आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, अलग अलग जो मंत्रालय है उनके द्वारा स्थापित की गई स्कीमों पर, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है हमारे पास वन स्टॉप सेंटर की स्कीम है, हमारे पास विक्टिम कॉम्पनसेशन की स्कीम है। तो चाहे अगर विक्टिम ये नहीं चाहता कि मैं कोर्ट में जाकर लड़ूं अपने अधिकारों के लिए, तब भी उसका अधिकार है कि वो क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन स्टेट से। सो ये जो स्कीम्स हैं ये भी एक बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं न्याय की ओर पहुंच को, लोगों का न्याय की ओर पहुंच को सुरक्षित करने की। इसके बाद जहां पर स्कीम्स का सवाल है, ना केवल मंत्रालय, और मंत्रालयों में भी मैं ख़ास तौर से विधि और न्याय मंत्रालय की बात करना चाहूँगी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की बात करना चाहूँगी यहाँ पर, कि उनकी पर्टिकुलर स्कीम्स हैं। महिमा, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। दो स्कीम्स के बारे में बात करना चाहूँगी, और तीसरा जो ओवर आर्चिंग आइडिया और एफर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस, वो तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है न्याय की पहुंच तक को सुरक्षित करने के लिए। क्योंकि जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में, न्याय प्रणाली के बारे में, तो वो उनकी पहुंच असंभव है। और इस पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बहुत सारे और पार्टनर्स के साथ काम करके इसको वास्तविक रूप में साकार करने की कोशिश कर रहा है।
उसके साथ साथ दो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं, प्रो बोनो रिप्रेजेंटेशन का प्रोग्राम है और टेली लॉ का प्रोग्राम है, स्कीम है। प्रो बोनो रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन की सहयोग देता है, और टेली लॉ जैसे कि नीरज जी ने कहा पहले कि कोर्ट में जाने से पहले, ये डिसीजन लेने से पहले कि मैं कोर्ट में जाऊं कि ना जाऊं और किस तरह से ये जो एक डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सकता है, उसके लिए वो टेली लॉ का स्कीम है। तो ये सब स्कीम्स, कानून, न्याय प्रणाली और अतिरिक्त सपोर्ट स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारी सेटअप में, वो सभी एक दिशा की ओर काम कर रहे हैं, वो है हर एक व्यक्ति की न्याय तक पहुंच। तो मुझे लगता है मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगी, और आई बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस लेटर। थैंक यू। You, ma'am. Thank you for that illuminating talk. Our next speaker is Professor T.V. Subbarao-ji. He is Professor Emeritus at WIPS. He started his career as teacher of law in 1978 and Professor of Law since 1992. Sir will address the importance of constitutional foundations of access to justice for marginalized section of society. Sir, over to you. Thank you very much. Even without mic, I think my voice is. Good morning, everybody. Still, I think good morning only. At the outset, let me thank the charities of this program with particular reference to our mentor. Who is that? Mahimaji. She has directed me from the beginning for everything. And then I am very grateful to you, sir, for giving me this opportunity to interact with you people. And then I would be, to the maximum extent possible, within the time given, able to tell certain things. First of all, when Sri Neeraj Kumarji was talking, he was thinking about when cell phone is stopped, service is stopped, what will happen? That was exactly, sir may be able to remember, Anuradha Bhasin's case in Jammu and Kashmir rather, wherein they said fixed time should be there. And another thing is that, which I was suggesting in the end, associating with AI is compulsory. We'll have to do it. There is no other go. And then you are talking about digital arrest. These things also have to be taken care of. Wonderfully you have given your views. And Madam Amita Punjji, she was talking about empirical study first. Madam, empirical studies have their own limitations. We may have to overcome those limitations, even though they are authenticated. I give you a simple example. If you send questionnaire to me, am I answering those questions? I will ask my learned colleague Vivek Verma, take this questionnaire and fill up. Is it my opinion or his opinion? There are several limitations even with regard to random sampling. So it is not totally foolproof, 100% correct data that will come out of it. However, it is wonderful work is done. I heard about that. This is one more thing which I would like to tell you. My dear friends, at the time when we did not have this constitution, in ancient times, do you think that these problems were there? If you take what justice, dharma, if you take, justice is a part of it. Dharayite iti dharma we say. So in that, it is specifically stated, if justice is denied, everything is denied.
only one friend that comes to us even after death is only justice. That is one thing. In Sukraniti specifically they said, if plaintiff is incapable of meeting the expenditure, he should be met by the king. And then, when our friends were referring to the constitutional mandate, mind it, my dear friends, 60 and more than 15 years ago, when we started our tryst with constitutional governance, every nation was looking at us with keen interest how we are going to set our goals. More than anything else, goals. The goals are succinctly crystallized in the preamble, my dear friends, when we said, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. These are only instrumental values. They are not goal values. Sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, these are the goal values. The primary value is justice. Justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and then fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Wonderful it is. The first one, not 39A, my dear friends. Justice was the primary goal value. It is goal value. Justice, social, economic and political. And what about another goal value which we have noted? Equality of status and of opportunity. Now if you look back, have you reached near any one of these goals? If you analyze, did we reach? Did we achieve, even after 75 years, any one of these goals totally? Madam was telling about the concept of justice. When you tell about the concept of justice, any entitlement with regard to administration of justice or administration of equality, equality is an aspect of justice. 4 requirements are there. Our respected guest is here, Bharat Parashar. He will be able to tell because he is rather practically heading NALSA. He will be knowing. 4 requirements are there. Availability. Can you say totally justice is available? Is it available on equal terms to everybody with irrespective of caste, creed or richness or whatever it may be, without any distinction? The second one is accessibility. Accessibility doesn't mean merely providing free travel. Accessibility, physical accessibility, economic accessibility, informative accessibility, about which our friend is telling. Informative accessibility. These 3 must be there. Did we provide all these 3 to everybody in India? And my dear friends, one more thing I am telling. The third aspect is acceptability. Simply, don't think otherwise. There are certain harsh words I have used. The entire system, if you look into it, how much time it will take once you enter into litigative things. It is dilatory, cumbersome, expensive. Your schemes are answers to them. Why I am saying that? Is it acceptable? Simply we have taken the system that was existing previously.
That is why sometimes as a teacher we will have some freedom. We will be saying it may not be anti-Indian, but it is un-Indian. To that extent we may have to concede. And then quality assurance. How do we assure the quality? How do we assure the quality? With great respect. When particular judge simply downloading from the computer, what that chat box or something like that, gave the judgment, the higher courts have taken exception, that is different issue. Look at the quality I am telling you. So, when you are telling justice, it has to satisfy all these four qualities. Are we satisfying? Friends, I would like to tell you one more thing. Before going to rather other aspects, when you are telling about constitutional mandates, I am not going to define all these things. It will take a lot of time. At least I may require 1.5 hours time to give lecture on this. So I will be directly going on to certain other things, rather constitutional mandate imperatives that you are telling. Directly we are referring to legal services. Now NALSA and other people, they are using not merely legal aid, they are using legal services. It covers many other aspects as well. Once you say legal services, this opting for legal aid schemes was started long back during British period. It took how many years to crystallize into 1987 Act? In 1987 Act, my dear friends, it provides free and competent legal service to the weaker sections of the society to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. Clearly, it is meant for that. Various provisions were made. Of course, I will be, rather as academicians, we will be saying that Section 12 requires more a comprehensive treatment, and you may go for some amendment to it. That is different issue. As I have told you, if you see, the earliest one was 1851. 1851 and 1987. That is the gap. Meanwhile, there were many measures. Eminent people, they were there heading committees and all these things. It has picked up some momentum during 70s, especially when Bhagwati and V.R. Krishna Iyer were heading the committees, and they said very clearly, he repeated, Justice V.R. Krishna Iyer again in M.H. Oscoat case, but he was telling even at that time itself that it is not a charity of the government, it is the duty of the government. Clearly he has stated, my dear friends. Coming to various aspects, recently we were associated with that training program for volunteers, paralegal training. 3 days we had it. It has rather gone very wonderfully well, and all the judges with commitment. I could see the teaching techniques of those judges also. One was rather demonstrating it, and another person just like teacher, she was telling all these things. And we are very grateful for those persons who have trained at least 200 students of our institution. Now, my dear friends, coming to constitutional mandate. I am very brief with regard to legislative things. Sir is there. He will be taking care of it. He knows that definitely we require some improvement over the existing enactment.
directly we will be referring to Article 39A. Is it not? As I have told you, the goal values are succinctly crystallized in sonorous terms in the preamble itself. That is the first one we will have to take. Second one, the preambular aspirations are directly mentioned under Article 38 itself, even prior to Constitution 42nd Amendment Act, prior to adding 39A. It was there, justice, social, economic and political. Agreed? These principles, on the face of it, they are unenforceable. Even though they are fundamental in the governance of the country, they are unenforceable. Whether it is 39A, whether it is 38 or some other article, all those articles which they are not able to realize, they were placed under directive principles of the state policy. Yesterday I was telling about Article 15, Clause 3 in the classroom. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provisions for women and children. All the provisions relating to women, most of the provisions you can see under directive principles of the state policy, ameliorating provisions of women. Leave it at that. Coming back to legal aid, 38, 39A, both are under directive principles of the state policy. 39A directly thinks about legal aid. This legal aid, by extensive interpretive analogy, the Supreme Court has brought them under Article 14 and 21. When there is a fundamental right article, that is the primary article. State shall not deny any person equality before the law or equal protection of the laws. When it was interpreted by A.V. Dicey in 1885 in England itself, from where we have taken that provision, he specifically stated, from Prime Minister down to the constable, all are subject to ordinary law of the land, administered in ordinary law courts. From Prime Minister, here we can say, from President of India to attender here, everybody is subject to ordinary law of the land, administered in ordinary law courts. Everything shall be equal. Then legal aid could be interpreted even prior to that under Article 14 itself. Second one, Article 21. Article 21, no person shall be deprived of life or personal liberty except according to procedure established by law by Maneka Gandhi versus Union of India, AR 1978, Supreme Court page number 597. Specifically, the court has stated fair, just and reasonable procedure. When legal aid is not there, how can it be? We will go to judgments later on. Simple, with common sense, let us analyze. So, if legal aid is not extended, legal services, we can use that word. Legal services are not extended, irrespective of caste, creed, or religion, or whatever it may be. Can you ensure Article 21? These are all fundamental rights, my dear friends, vital fundamental rights. They say that 19, 14 and 21, it is the golden triangle of the Indian Constitution. Is it not? So, and then with regard to criminal cases, it is implicit, it is directly mentioned under Article 22. So how many articles are there? Which article prevents the extension of legal services? Only thing is that when we look back, as I have said in the beginning, did we satisfy the constitutional goals or requirements, even though we have mentioned? Coming to, my dear friends, it is a constitutional imperative based upon the judgments of the court, Supreme Court.
Supreme Court's judgments are binding on all other courts by virtue of Article 141. Sir was also, I think she was also mentioning about Article 142, correct justice. Not only correct justice, we require correctional justice as well. Some of the cases I have mentioned, almost all cases, especially after this duo of Justice P.N. Bhagavati as well as Justice V.R. Krishna Iyer started occupying the seat of justice, number of cases have come and they have clearly stated that we are bound to extend legal services. Look at M.H. Ascot versus State of Maharashtra. Free legal aid at the cost of the state. Is it not clear? Is it not binding? Free legal aid at the cost of the state to prisoner who is indigent or otherwise disabled in securing legal assistance. Disability is a very vague term, my dear friends. He may be a rich person, but under certain circumstances, he will be disabled. This is the state's duty, not governmental charity. Justice V.R. Krishna Iyer, who has rather submitted long back in 70s in his committee report, has again mentioned the same in M.H. Ascot case. And then you can look into yet another case, Hussain Ara Khatun versus State of Bihar, wherein clearly again they have stated this is with regard to, what is that, time is up or what? Sir, So, I am not going to tell about the cases which I am mentioning. so we Is will it okay? allow, sir. So we will be sharing this PPT if you allow. So we can share There this are one or PPT in two our spelling digital mistakes, it's okay. Let them correct. Okay. At least for that purpose they will read. I have also mentioned in Hussain Ara Khatun's case, Sukhdas versus UT Arunachal Pradesh, and then I have also mentioned about Khatri versus State of Bihar, and then coming back, Mohan Rao Bhagat and State of Maharashtra, D.K. Basu versus State of West Bengal, and then one more thing, even to the foreigners, even to the persons who are charged with Kasab case, we will have to extend legal aid. But they only stated that we will have to engage Indian lawyer, not Pakistani lawyer. That is the only thing they mentioned. Okay. Similar case is there in Muhammad Rafi versus State of Tamil Nadu. These are the things which I wanted to mention. Friends, before closing it, I would also like to mention Justice Khanna, rather Justice Suryakant, recently in one of the meetings abroad, has specifically stated that convicts, if they reach up to the Supreme Court, they will have the council of senior advocates. He has identified 4,200. He himself has stated. Elsewhere, not in India, outside India, when he was participating in one of the conferences, he said very recently, 9th April 2005, it is reported in Bar and Bench also, my dear friends. And then one or two things which I would like to tell before closing. That is, number one, as I have told you in the beginning, harnessing technology, artificial intelligence. One rider is that, whether it is LLM or natural language processing. LLM doesn't mean master of laws. Large language model, and then NLP, natural language processing. These things are utilized even now. But the thing is that not technically
advanced in so far as law is concerned. We have tested it. It is not merely for the purpose of writing some essays or making research or writing articles. It has to be already at lower level they started with regard to FIR and other things, new laws are there, but except the cases wherein judicial discretion is exercisable, in all the aspects, artificial intelligence can be utilized. Judicial discretion we cannot. Indian Supreme Court has poly voices. Several benches are there. They will be giving different opinions about these things. And open court comments are also there more now. So, with regard to judicial discretion, it cannot substitute at any given point of time, even if it is advanced, except for those things. In other cases, we will have to think about integrating it. There are many suggestions which I have given. One vital suggestion which I would like to make is that let it be percolated to every part of India, including remote villages, what Disha is doing, wonderful job they are doing, what NALSA is doing, what state. It should not be, to be frank, a ritualistic formality, inviting a judge and talking for some time and closing it over. It should not be like that. It should percolate into the masses. That is one of the suggestions I have mentioned. And legal aid should not be as a matter of compulsion, but it should be a matter of choice. This is also why I wanted to tell. Several suggestions are there. Sorry for exceeding the time limit because she is controlling me. Okay? Thank you very much, my dear friends. Thank you so much, sir. Thank you so much for your valuable address. Now, I would like to invite Shri Bharat Prashar ji. He is a district judge and officer of Delhi Higher Judicial Services, a trained mediator, presently serving as Member Secretary, NALSA. He will speak on operationalizing access to justice in India. Sir, over to you, please. I think it's still good morning. Good morning, everyone. I'm feeling a bit dwarfed after hearing Professor Punya and especially Professor Subba Rao. And nice, such an extensive and feeling a bit awkward also after such an elaborate discussion on all the aspects, there is hardly anything left. But before I go to discuss whatever I had prepared, I would like to respond to some of the things which Professor Subba Rao said. And at the outset, I must admit, sir, कि legal aid movement अभी इंडिया में चीजें लैक करता है. I admit. You mentioned about availability. You mentioned about accessibility. All three: physical, economic, and informative accessibility. You also mentioned about acceptability, including the dilatory and cumbersome process, and the quality assurance. And at the outset, I must admit that we lack on all these fronts. But at the same time, I must also say that we at NALSA, and similarly I can speak of DOJ also, are doing their maximum best to overcome these obstacles and to overcome these barriers. And it's an ongoing process. It's not that something can be done overnight. And as you rightly pointed out, the history, and sir has already taken us to the pre-constitutional history of Legal Services Authorities Act. So I will briefly touch, because my topic is a discussion on the Legal Services Authorities Act. After constitution, I will briefly, I am conscious of my time limit, I won't exceed. No. Then we may say that it is discrimination. No. So as early as 1949, there were two committees, Bombay Committee 1949 and Trevor Harris Committee 1949 again,
Trevor Harris. Yeah. They underline the duty of the state to support those who cannot afford legal representation. Thus, Constitution के adopt होने के पहले साल में ही ये चीज accept की गई थी, and Supreme Court itself in Janardhan Reddy versus State of Hyderabad 1951 INSC 18 also expressed concern over lack of legal representation available to a person. उसके बाद 14th Law Commission report ने 1958 में it was recommended that legal aid must be treated as a responsibility of the state, what Madam and Sir also said, to be provided at the government expense. Now, this 14th Law Commission report became the cornerstone for ensuring free legal aid movement in India. Thereafter, there have been many expert bodies, various conferences were held, but the real breakthrough, as we all know, came with the 42nd Constitutional Amendment when Article 39A, which Sir just showed on the screen, came up, and as Sir mentioned, it is part of a directive principles of state policy, and thereby the Constitution for the first time mandated that state is duty bound to provide free legal aid, and that justice is not denied because of economic or other disabilities. Now, as earlier mentioned, in Hussain Ara Khatun versus State of Bihar 1979, Supreme Court declared that free legal services are part of Article 21. Now, to translate this vision into action, first of all, a committee for implementing legal aid schemes, SILAS, which you now known as NALSA. NALSA is a succeeding body of SILAS. In 1980, a committee for implementing legal aid scheme was constituted, which was chaired by Justice P.N. Bhagwati, and SILAS played a crucial role in ensuring that legal aid programs across the country were uniformly designed and implemented. Finally, the Parliament came up with 1987 Act, which we are now having, the Legal Services Authority Act 1987, and this actually institutionalized the legal aid framework across the country at all levels, national, state and district level. Now, the basic need has already been mentioned extensively by Sir also. There was fragmentation and inconsistency in providing legal services across the country. It was recognized as a constitutional obligation, and institutional framework was provided. These were the three things which required and which were done away by this legal enactment of this Legal Services Authorities Act 1986. I won't go into the detail, बहुत इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं एक्ट की क्या प्रोवाइड करता है, पर इसका एक स्ट्रक्चर मैं सब लोगों की नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट में 3 लेयर स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर सेंट्रल बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसे नालसा कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया is the patron chief of that national body and a judge of the Supreme Court, which by practice is normally the next senior most judge of Supreme Court, is appointed as the executive chairman. One district judge officer from across the country is appointed as member secretary. Similarly, हर स्टेट और यूटी में भी एक ऐसी बॉडी है जिसे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहा जाता है। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को उस स्टेट के जो भी चीफ जस्टिस साहब होते हैं वो हेड करते हैं एज पैट्रन चीफ, और एक कोई हाई कोर्ट जज, नॉर्मली एज पर प्रैक्टिस नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होते हैं, पर whosoever is nominated by patron chief is appointed as executive chairman of that body, and again a district judge level officer is appointed as secretary.
यही बॉडी नीचे, एक सिमिलर बॉडी नीचे और कॉन्स्टिट्यूट की जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के वो चेयरमैन होते हैं और एक जुडिशियल ऑफिसर वो सेक्रेटरी होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज जो है जहाँ तालुक है वहाँ तालुक लेवल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जो उसके भी चेयरमैन होते हैं और एक कोई जुडिशियल ऑफिसर उसके सेक्रेटरी होते हैं। ये तो स्ट्रक्चर है जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट में। अब जो सेंट्रल बॉडी है नालसा, उसका बेसिक काम है टू मेक पॉलिसी फॉर द एंटायर नेशन which can be implemented for facilitating easy access to justice. That is the ultimate goal to be achieved. The means can be one way or the other. And these policies are implemented through the state legal services authorities, district legal services authorities and taluka legal services authorities. अब साहब ने जैसे बात करी सेक्शन 12 की, that is one of the most important section of the act. वो ये डिफाइन करता है कि कौन लोग हैं जो लीगल सर्विसेज के लिए एंटाइटल्ड हैं। एक ब्रीफली मैं उसको एक बार पढ़ देता हूँ कौन कौन उसमें एंटाइटल्ड हैं। मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगार एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, persons with disabilities, victims of mass disasters, ethnic violence, caste atrocities, floods, droughts, earthquakes or industrial disasters, industrial workmen, persons in custody, as Professor Rao was mentioning, anyone who is in custody, irrespective of the economic status of that person, is entitled to free legal services. And finally, पर्सन विद एनुअल इनकम बिलो द प्रेस्क्राइब लिमिट। हर स्टेट और यूटी अपनी लिमिट प्रेस्क्राइब करता है कि एक सीनियर सिटीजन इतनी लिमिट के नीचे की जिसकी एनुअल इनकम है, ही विल बी एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल सर्विसेज। एंड सिमिलरली एनी अदर पर्सन, एनी मेल पर्सन उसकी इनकम, एनुअल इनकम इससे कम है तो ही इज एंटाइटल्ड। अब सर आपने जो इसकी बात करी कि सेक्शन 12 को अमेंड करने की, आई जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म द हाउस दैट इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी रिसेंटली इनफैक्ट 2 दिन पहले ही आवर ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड ऑनरेबल पैट्रन इन चीफ हैज अप्रूव्ड a proposal to amend section 12 which we shall be soon sending to Gyagi ji only in Department of Justice. We intend to include all defense personals. We have recently launched a scheme in Srinagar in a regional conference, Nyay Veer Parivar Yojana, to cover all the dependents of defense personals. See, जैसा हमें सबको मालूम ही है कि डिफेंस पर्सनल डिफरेंट प्लेसेस पे पोस्टेड रहते हैं, उनका परिवार, सपोज कोई जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है और उसका परिवार बिहार, उड़ीसा या बंगाल में है, तो वो इसी चिंता में रहता है कि मेरे परिवार में क्या हो। तो नालसा हैज़ कम अप विद द स्कीम कि न्याय वीर परिवार योजना, कि आप हमें बताएं कि आपके परिवार को क्या दिक्कत है एंड वी विल रीच आउट टू यू। और इसी के तहत हमने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हर राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड्स में अपने लीगल एड क्लिनिक्स खोले। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ लीगल एड क्लिनिक्स अक्रॉस द कंट्री, जहाँ हम कोशिश करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, वो हमारे पास आए और हम उनको जैसा भी संभव कानून में है उस तरह की मदद, एडवाइस उन्हें दे सकें। अब आपने एक सवाल किया था कि कितने लोग इसमें कवर होते हैं, या पीपल स्टिल लेफ्ट। उस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम इसको डेटास को देखें तो अराउंड 80 to 85% पॉपुलेशन को लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो हैं वो केटर कर रही हैं इन कैटेगरीज में, इन वन और दी अदर कैटेगरी। परंतु जो भी लोग इस कैटेगरी में कवर नहीं होते उनको भी हम लीगल एडवाइस दें। और जैसा अभी आपने ऑनरेबल
एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत साहब को रेफर करा कि उन्होंने बताया कि सीनियर एडवोकेट्स का पैनल सुप्रीम कोर्ट में मर्डर केसेस की अपील के लिए है। ऐसे हर लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस पे प्रो बोनो पैनल ऑफ लॉयर्स हैं। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रो बोनो पैनल ऑफ लॉयर्स। जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास आता है जो इस सेक्शन 12 में फॉल नहीं करता, उसे किसी प्रकार की सलाह या सहायता चाहिए, हम उसे अप्रोप्रिएट एडवाइस देके उस प्रो बोनो पैनल ऑफ लॉयर्स पे रेफर कर देते हैं। तो अगर हम एक तरीके से कहें तो वी आर केटरिंग टू ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। दैट इज वन। सिमिलरली वी ट्राई टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ लीगल सर्विसेज। आपने लीगल सर्विसेज की बात करी थी, क्योंकि सेक्शन 2C जो है वो लीगल सर्विसेज की बात करता है। कॉमन पार्लेंस में हम लीगल एड बोलते हैं। But legal services include the rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any court or other authority or tribunal and the giving of advice in any legal matter. और section 12 भी legal services की बात करता है। तो we stand duly covered in that, in providing legal services to almost 100% population of the country. इसी दिशा में keeping in view the time constraint, I will just like to briefly mention that NASA has come up with various schemes, and we are again, tomorrow we are traveling to Kerala for a regional conference, and where we are again coming up with 2 schemes. जैसा आप लोगों ने देखा होगा केरला और ऐसे बहुत सारी स्टेट्स में ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, तो now we are coming up with a scheme to deal with such issues, human and wildlife issues. And a question may arise, how can you come up with this under section 12? Now we try to expand the scope of section 12, victims of mass disasters. Kerala, for information of all, has declared all such incidents as a disaster. So we have tried to expand the scope of victims of mass disaster. So we are, second, a very interesting scheme we are coming up. I think day after tomorrow it will be launched. It will be for dependents of victims of crime, Yes. and dependents of all incarcerated persons. See, किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म करा, उसकी लॉ उसको will take care of him, उसको जो सजा होना है, जैसा भी होना है, परंतु उसके जो विक्टिम्स, एक विक्टिम तो है जिसको उसके साथ उसने क्राइम करा, पर एक विक्टिम ऐसा है जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते, जो उसका परिवार है। उसके घर में उसके बच्चों की एजुकेशन रह जाती है, उसके घर में उसकी बहन है, उसकी शादी का या कुछ और 10 दिक्कतें होती है, नौकरी छूट जाती है, घर से बेघर हो जाते हैं वो। तो उनके बारे में जो अनसीन विक्टिम्स कहे जा सकते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ऐसे ही विक्टिम तो था ही, उसके लिए बहुत सारे, जैसे आपने मेंशन करा विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम है, पर उसके जो अलावा और घर में हैं, मान लीजिए वो सोल अर्निंग मेंबर था, डेथ हो गई, इनकैपेसिटेटेड हो गया, डिसेबल्ड हो गया, उस परिवार के बारे में, तो वी आर कमिंग अप विद दैट स्कीम आल्सो। तो डिपेंडेंट्स ऑफ इनकार्सरेटेड पर्सन्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम, एंड देयर आर वेरियस अदर schemes. To mention them briefly, ये जो लास्ट माइल प्रिजनर सपोर्ट है, ये कम्प्लीमेंटिंग दिशाज प्रो बोनो फोकस है। अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटीज हैं हमारे। एवरी 3 months वी रिव्यू ऑल द केसेस ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। हमारे 15-16 कैटेगरीज हैं, एक कन्विक्ट के बारे में, बाकी अंडर ट्रायल के बारे में है, कि उनमें से कौन कौन रिलीज होने की उस कैटेगरीज में फॉल करता है। अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी उसे एग्जामिन करती है, देन लीगल एड लॉयर्स मूव एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट्स। ऑफ कोर्स इट इज द जुडिशियल मैकेनिज्म, एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म की कोर्ट्स उन्हें एडमिट करें ना करें, बट वी ट्राई टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट्स कि इन केसेस में आप बेल के लिए कंसिडर कर सकते हैं इन सर्कमस्टांसेस में। एक रिसेंटली जिसका रिव्यू भी चल रहा है डीओजे के साथ मिलकर, लीगल एड डिफेंस काउंसिल हमने करा है, दिट इज ऑन द लाइन ऑफ पब्लिक डिफेंडर सिस्टम इन डिफरेंट वेरियस कंट्रीज। अभी तक हम पैनल लॉयर्स को देते थे वकील, अब हमने एक ऑफिस बना दिया है कि वो फुल्ली डेडिकेटेड टू फाइट ऑल दोज केसेस होगा। पैनल लॉयर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे, ये लोग प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सिर्फ लीगल एड के केसेस के लिए ही फोकस रहेंगे।
And this is a step, what you said, sir, to improve the quality as well as availability and accessibility, and hopefully we expect कि इसकी acceptability भी अब धीरे धीरे आ रही है because of data what we are getting, the number of cases, huge number of cases which they are dealing with and the result they are giving to us. एक हम जल्दी निपटारा करने के लिए, जैसा सबको पता ही है, लोक अदालत करते ही हैं. चालान के लिए तो हम सारे ही वेट करते रहते हैं उसकी, पर लोक अदालत जनरल में भी परमानेंट लोक अदालत है फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाटर डिस्प्यूट्स. हम टेली लॉ और न्याय बंधु के साथ टू बी इन सिनर्जी विद देम, हमारा 24/7 हेल्पलाइन है 15100, नालसा कनेक्ट है, मोबाइल ऐप्स हैं, हमारे पोर्टल्स हैं, AI enabled टूल्स हैं लाइक चैटबॉट है हमारा, और हम रेगुलरली कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पार्टनरशिप भी और NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करते रहते हैं. तो आई थिंक सर वी आर डूइंग आवर बिट, बट certainly a lot is required still to be done for making this access to justice more available, more accessible, qualitative. Of course, quantitative has to be there. Yes. And as you rightly mentioned that paralegal volunteers, panel lawyers, we are trying to, हमने अभी paralegal volunteers जो हैं, इनका minimum 250 rupees पहले रखा हुआ था per day का, with the liberty to state legal services authorities that they can increase the remuneration keeping in view their financial position. Recently, हमारे honorable executive chairman साहब ने इस minimum amount को 750 कर दिया है, which is quite attractive. And हमने एक और भी स्टेप लेने की कोशिश करी है कि जिससे समाज में हम जितना अंदर तक जा सकें. जैसे डिफेंस पर्सनल का था कि जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें हम अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स एनरोल कर रहे हैं. जितने भी एक्स सर्विसमैन एडवोकेट्स बन गए हैं वो सब कंपल्सरीली हमारे पैनल एडवोकेट्स आ जाएंगे. सिमिलरली हमने कभी कम्युनिकेशन भेजा है कि जितने भी एक्स रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं रेवेन्यू के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उन सबको प्रेफरेंस दी जाए एज पैरालीगल वॉलंटियर्स, क्योंकि दे हैव मोर एक्सेसिबिलिटी, better understanding of the things and more reach. So we are duty bound to do this. We are doing, but of course there is a lot to be improved, and I hope with the cooperation of each and everyone we will be able to achieve much more. Thank you so much. I think I have not exceeded too much of my time. Thank you so much, sir. Now I would like to request Director Ma'am, Monica Rani Ma'am, for her vote of thanks. Mahima. Respected Shri Neeraj Kumar Gyagi, Joint Secretary, Department of Justice, Shri Bharat Parashar, Member Secretary, NALSA, Professor T.V. Subbarao, WIPS, Professor Dr. Amita Punj, NLU Delhi, and all the participants present here and connected through online mode. As we wrap up this 22nd webinar series of the Department of Justice, I would like to thank all the distinguished speakers for joining us on this occasion and making it a wonderful event. First, my heartfelt gratitude to the esteemed speaker, Shri Bharat Parashar, for gracing us with his presence and throwing light on the constitution of the NALSA, the various schemes and the legal aid services being undertaken by NALSA. Your thought-provoking perspective reminds us of the true essence of the access to justice, sir. With sincere gratitude, I want to thank Professor T.V. Subbarao, sir. Your expertise has not only informed us, but also have inspired deeper thinking and further inquiry about this crucial theme, which is central to the very foundation of a democratic society. We have also been reminded that access to justice is not a one-time event, but a continuous process, one that must evolve with the time, technology, and the changing needs of the society. With sincere gratitude to Professor Amita Punj for her shared experiences and the thoughts, which have brought depth and diversity to the conversation and made it truly meaningful.
A special word of thanks goes to JS sir also for his constant guidance and support for the webinar. I would also like to sincerely thank the administration, technical team and PMU of Disha for working hard to ensure the smooth execution of this webinar. Your efforts are deeply appreciated. And as we conclude, a big thanks to all the participants for their engagement and their continuous contribution, which is very, very much invaluable to all of us. So, एक बार सभी से आप सभी का धन्यवाद. Thank you. Now I will request Joint Secretary Sir to just give a small token of appreciation to Shri Bharat Prashar ji. Now I will request Shri TV Subbarao ji for accepting the token of appreciation from Joint Secretary Sir. You also, sir. Amita Punj ma'am, please. Thank you so much, everyone.